स्टार्च के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, ए भाग फर्स्ट एंड सेकंड, ए भाग बी भाग, अल्फा एमाइलोज बीटा एमाइलोज या फिर एमिलोपेक्टिन। ये ए भाग होता है वो 10 से 20% भाग बनाता है स्टार्च का, जबकि बी भाग। अब इसके अणुभार की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, 1 × 10⁴ से 6 ये इसका अणुभार होता है। ये है ग्लूकोज की इकाइयाँ होती हैं। जो ग्लूकोज की इकाइयाँ होती हैं, ग्लूकोज की इकाइयों का एक रेखीय बहुलक है, रेखीय पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर है। क्या मतलब इसका क्या है कि ग्लूकोज की इकाइयाँ एक सीधी सीरीज में जुड़ी हुई होती हैं, कोई शाखा बनी हुई नहीं होती है। इस तरह से ये ए भाग फॉर्म होता है। इसके अलावा नेक्स्ट, ग्लूकोज की कितनी इकाइयाँ जुड़ी हो सकती हैं, इसमें 60 से लेके 6000 तक ग्लूकोज की इकाइयाँ जुड़ी हुई होती हैं तथा इसमें परस्पर इसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग पाई जाती है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग या फिर बोलें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, मतलब पहले और 4th कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट, जल में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, सॉल्युबिलिटी थोड़ी बहुत कम होती है और इसके जलीय विलयन में इसके जब सॉल्युबिलिटी कम है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा तो वो नीचे अवक्षेपित होते जाएंगे, अवक्षेपित होते जाते हैं तथा अंत में विलयन कुछ दूधिया रंग का हो जाता है इसमें। नेक्स्ट, स्टार्च में ग्लूकोज की इकाइयाँ लगातार कौन से बंधन द्वारा जुड़ती हैं, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ती हैं। इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध, हमने इसे पहला पढ़ा था डायस्टेज, कौन सा था, डायस्टेज, कहाँ है इससे पहले अभी आपको बता, डायस्टेज। ये जो डायस्टेज होता है वो अल्फा बॉन्डिंग को, अल्फा प्रकार के बंध को, अल्फा प्रकार के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए स्पेसिफिक होता है। तो ये डायस्टेज नामक एंजाइम स्टार्च को जल विघटित करके किसमें बदलता है, माल्टोज में चेंज करता है। इसीलिए इससे ये प्रूफ होता है कि इसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसे अल्फा एमाइलोज भी कहा जाता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ग्लूकोज की इकाइयाँ एक सीधी श्रृंखला में जुड़ी होती हैं। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी, ये स्टार्च अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग है इसमें, और ये अल्फा एमाइलोज की स्ट्रक्चर है। इसमें ग्लूकोज की इकाई, ये ग्लूकोज की इकाई एक सीधी एक लीनियर बहुलक के रूप में है। बहुलक मतलब काफ़ी सारी इकाइयाँ जुड़ी होना, एन लगा हुआ है। अब इसमें क्या है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, मतलब ये अल्फा एनोमर है, इसमें H ऊपर OH नीचे, तभी यहाँ पे OH था, ठीक है। इसमें भी H ऊपर OH नीचे, तो ये अल्फा प्रकार के सारे ग्लूकोज की इकाइयाँ हैं। इसके अलावा इसे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। कैसे, हम इसकी देखें, इस कार्बन का पहले का तो 1 कार्बन और इसका 4 कार्बन, इसका 1 कार्बन इसका 4, कैसे 1 2 3 4 4, तो इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग भी पाई जाती है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग या फिर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। इसमें अल्फा ग्लूकोज की सभी इकाइयाँ लेके उसमें से एक जल के अणु का निष्कासन, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे OH होगा, OH H2 निष्कासन O से जुड़ गया, ये ग्लाइकोसाइड। इस तरह से क्या है, अल्फा एमाइलोज, और ये 10 से 20% भाग स्टार्च का बनाता है। नेक्स्ट, हम बी भाग की बात करें, बीटा एमाइलोज, तो नाम से ही क्लियर है कि उसमें बीटा बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज़ है। तो बीटा एमाइलोज होता है वो 80 से 90% तक का भाग बनाता है। इसका अणुभार ये था, और इसका अणुभार होता है 5 × 10⁴ से 1 × 10⁷ तक होता है। नेक्स्ट, इसके बाद ये तो शाखित नहीं थी, एक सीधा रेखीय लीनियर पॉलीमर था, जबकि ये कैसा होता है, शाखित होता है, शाखित बहुलक है, ब्रांच्ड पॉलीमर है, ब्रांचेस होती हैं। इसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो
अब इसमें हम बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग बीटा में 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग पाई जाती है, मतलब पहले और छठे कार्बन के में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होकर ये श्रृंखला शाखित होती है। स्ट्रक्चर में ग्लूकोज की तरह ग्लूकोज के ए भाग की तरह सीधी श्रृंखला का भी भाग होता है। इसमें शाखाएं बढ़ती हैं, शाखाएं बढ़ने के साथ साथ बी भाग बनना प्रारंभ होता है। जैसे स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें अब ये मैंने सेम एल्फा या फिर ए भाग की तरह स्ट्रक्चर बनाई है। सेम उसी तरह श्रृंखलाएं बढ़ती जाएंगी, काफ़ी सारे एन अणु होंगे। अब क्या होगा, इसमें शाखाएं बनानी है तो 1,6 प्रकार की बॉन्डिंग बतानी है। तो 1 2 इसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6 छठा कार्बन ये है। इसके बाद फर्स्ट कार्बन ये है। तो क्या होगा, इसमें से H2O निकलने के बाद जब H2O निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर O इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, कुछ इस तरह से। ये भाग कैंसिल हो गया, ये ऑक्सीजन जाके बीच में जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बॉन्डिंग बन गई। इसी तरह से 1 और 6 कार्बन से H2O निकलकर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा और उसका शाखन ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। इस तरह से इसका बीटा एमाइलोज या फिर बी भाग का निर्माण होता है। इसके अलावा अन्य ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा भी शाखाएं बन जाती हैं, जैसे 1,3 1,4 1,2 मेन 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा शाखाएं बनती हैं। इसके अलावा और भी शाखाएं बन सकती हैं। इस प्रकार से 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग द्वारा शाखा युक्त बनी स्ट्रक्चर को एमिलोपेक्टिन या फिर बीटा एमाइलोज कहा जाता है। तो ये बीटा एमाइलोज बन गया। ये 80 से 90% सेल स्टार्च का भाग बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज भी स्टार्च के जैसे ही ग्लूकोज का एक पॉलीमर है, ग्लूकोज का बहुलक है। इसका अणुसूत्र होता है C6H10O5 का होल एन, स्टार्च के जैसे ही। सेल्यूलोज में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या होगा, सेल्यूलोज में जो ग्लूकोज की इकाइयाँ, ग्लूकोज का बहुलक है, मतलब ग्लूकोज की इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई होंगी। ग्लूकोज की इकाइयाँ होती हैं, अब कौन सी बॉन्डिंग द्वारा जुड़ी होंगी, तो इसमें होता है बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग द्वारा जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, इसका प्रमुख सोर्स क्या होता है सेल्यूलोज का, तो वो होता है कॉटन। कॉटन है एक शुद्ध प्रकार का सेल्यूलोज। नेक्स्ट पॉइंट, यह श्वेत होता है, वाइट है, सॉलिड है, लेकिन जल में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड विलयन में, सॉल्यूशन में ये विलय हो सकता है। इसमें 5,000 से 10,000 तक ग्लूकोज की इकाइयाँ एक साथ अशाखित मतलब एक रेखीय बहुलक होगा, शाखाएं नहीं बनी होंगी, अशाखित श्रृंखलाओं में जुड़ी होती हैं और इसका अणुभार 20,000 से लगभग 50,000 तक हो सकता है। नेक्स्ट, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर, सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना हो तो क्या होता है कि सेल्यूलोज का यदि अपघटन कराया जाए, तो सेल्यूलोज से
ऑक्टा एसीटेट बनता है, ऑक्टा एसीटेट बनता है। सेल्यूलोज का एसिटो अपघटन कराने पर ऑक्टा एसीटेट बनता है। इससे कंक्लूजन ये निकलता है, सेल्यूलोज का एसिटो अपघटन करवाने पर ऑक्टा एसीटेट बनता है। इसी के बेसिस पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो सेल्यूलोज होता है वो सेलोबायोस इकाइयों से मिलकर बना होता है। सेलोबायोस इकाइयों का मतलब है कि ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है, और ये ग्लूकोज कौन सी वलय में होनी चाहिए? पायरेन या पायरेनोज वलय में होनी चाहिए। अगर ग्लूकोज पायरेनोज वलय में जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? वो सेलोबायोस इकाई है, और सेलोबायोस इकाइयों से ही सेल्यूलोज का निर्माण होता है। इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग पाई जाती है। बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग से मतलब है, अल्फा से मतलब होता है अल्फा एनोमर के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग, बीटा का मतलब है बीटा एनोमर्स के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होगी। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें, हार्वर्थ प्रक्षेपण, हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले के बेसिस पर, सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर में सेल्यूलोज अशाखित श्रृंखला के रूप में होता है, मतलब उसमें शाखाएं नहीं होती, नॉन ब्रांच्ड होता है। इसमें क्या होता है? बीटा एनोमर होते हैं सभी, बीटा एनोमर के बीच में जल का अणु निकल जाता है और जो बंध बनता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। या अगर हम इसकी बात करें तो बीटा एनोमर कैसे पता लगेगा? C1 कार्बन की पोजीशन देखेंगे तो इसमें OH इधर, इस वाले में देखेंगे नीचे H है तो मतलब ऊपर OH होगा। इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है क्योंकि मैं बॉन्ड बनाऊंगी तो जल का अणु इधर से निकालूंगी, तो मैंने इन दोनों को और इन दोनों को इस तरह से यहाँ पे बना दिया है। अब इसमें क्या है? फर्स्ट कार्बन पे OH H, इस वाली कार्बन पे ऊपर OH H, इस वाले पे भी ऊपर OH H, तो ये अल्फा एनोमर है और बीटा एनोमर है, ये बीटा है और सेम इसी की तरह सभी बीटा ही हैं। इसमें क्या होगा? बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, तो बीटा ग्लाइकोसाइडिक में क्या होगा? पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन तथा दूसरे का 1 2 3 4 C4, मतलब C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होगी। इसमें क्या होगा? हमने इसको यहाँ OH तो OH इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। इसमें से जब एक जल का अणु निकलेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, कोई भी यहाँ से OH या H, ये जल का अणु निकाल दिया तो एक ऑक्सीजन से इन दोनों के बीच में बॉन्ड, तो कुछ इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से OH H, ये इस तरह से इजी लिखा गया, तो O से ये बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो बॉन्डिंग हुई है सेल्यूलोज में, इस प्रकार से जो बॉन्ड बना हुआ है ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का एक टाइप है। इस तरह सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर में ग्लूकोज की इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती हैं, अशाखित होती हैं तथा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग द्वारा जुड़ी होती है, जिसमें C1 व C4 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है और अंतिम टॉपिक, परिवर्ती घूर्णन। अगर आपके इस यूनिट के नोट्स में एमिनो एसिड वाला टॉपिक PDF में है तो वो नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है, अगर नहीं दिया है तो अच्छा है, अगर दिया हुआ है तो वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। पेज उल्टा लगने की वजह से वो इस यूनिट में फोटोज आ सकते हैं। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन की मैकेनिज्म या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन की क्रियाविधि क्या होती है? वह घटना जिसमें किसी पदार्थ के विशिष्ट घूर्णन का मान समय के साथ चेंज होता जाए। जिसमें किसका मान चेंज होता है समय के साथ? विशिष्ट घूर्णन का मान समय के साथ चेंज होता जाए, या तो समय के साथ घटता जाए या फिर समय के साथ बढ़ता जाए। इसे परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन मतलब ध्रुवण घूर्णन कोण का मान बदलते रहना, इसे परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन या फिर म्यूटा रोटेशन कहते हैं। इसके लिए हम ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। यदि अल्फा ग्लूकोज का हम फ्रेश प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन लें और उसका विशिष्ट घूर्णन देखें तो वो होता है +112 डिग्री होता है।
अगर इस विलयन को हम कुछ समय के लिए रख दें तो इस विलयन का विशिष्ट गुणन धीमे धीमे कम होता जाता है और एंड में कितना हो जाता है 52 डिग्री 52 डिग्री पर आकर स्थिर हो जाता है, समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर हम बीटा ग्लूकोज की बात करें तो बीटा ग्लूकोज के फ्रेश प्रिपेयर्ड विलयन, ताज़ा बने हुए विलयन का विशिष्ट घूर्णन होता है 19 डिग्री 19 डिग्री होता है। लेकिन अगर इसे भी कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो ये इसका विशिष्ट घूर्णन कोण का मान, जो विशिष्ट घूर्णन है उसका मान धीरे धीरे बढ़कर 52 डिग्री पर आकर स्थित हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि जब जलीय, यदि हम इसका रीज़न है, यदि हम क्या करें एल्फा एनोमर ले लें या फिर बीटा एनोमर ले लें, दोनों ही एल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों ही क्या होता है अपनी विवृत श्रृंखला की संरचना, मतलब अपनी संरचना के माध्यम से क्या करते हैं, ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होने के दौरान ये दोनों जो रिएक्शन होती हैं अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा बनने की रिएक्शन होती हैं, ये उत्क्रमणीय होती हैं और इससे इसमें बनने के बीच में 52 डिग्री और बीटा से अल्फा बनने के बीच में 52 डिग्री विशिष्ट घूर्णन पर एक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसमें ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन 52 डिग्री होता है। मतलब अल्फा ग्लूकोज लो चाहे बीटा ग्लूकोज लो, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा में इंटरचेंज होते रहते हैं। ये एक उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब ये बीटा से अल्फा बदलते हैं तो बीटा के इसके लिए 19 डिग्री विशिष्ट घूर्णन, इसके लिए 112 डिग्री। अगर अल्फा से बीटा में बदलना है तो विशिष्ट घूर्णन कोण का मान कम होना चाहिए और बीटा से अल्फा बदलना है तो बढ़ना चाहिए। तो ग्लूकोज के लिए एक 52 डिग्री विशिष्ट घूर्णन ऐसा होता है जिस पर साम्य स्थापित हो जाता है, जिससे इस साम्य पर कुछ ही देर में अल्फा ग्लूकोज या इस साम्य से कुछ ही देर में बीटा ग्लूकोज आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये एक लगभग बीच का विशिष्ट घूर्णन माना जाता है। इसी तरह से विशिष्ट घूर्णन का मान बार बार चेंज होते रहना, घटना या बढ़ना परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट हो गई। यूनिट कंप्लीट। नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।